नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। सुबह जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि शॉर्ट नोटिस के माध्यम से कि ALP 2025 की वैकेंसी आने वाली है। तो रेलवे के समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो ALP की वैकेंसी देख रहे थे या देखना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी और खुशी वाली खबर आई है। फुल नोटिफिकेशन आपका आ गया है। अब फुल नोटिफिकेशन में क्या कुछ है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 01/2025, तो इस साल का ये पहला नोटिस है रेलवे की तरफ से, इसलिए CEN 01/2025 लिखा है। अब इस वैकेंसी में क्या कुछ है ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये किस चीज़ के लिए है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए है, आप सब जानते ही हैं। फिर इसमें आगे क्या है, अब देखिए इसमें जो है एक इंडेंट नोटिस के माध्यम से 29 मार्च को, जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया था, तो मैंने भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। अब आपका 12 अप्रैल 2025 से ओपन होगा फॉर्म, और कब तक फॉर्म आपका ओपन रहेगा, 11 मई तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा। फिर आपका क्या है कि अगर जिसका किसी कारणवश पेमेंट नहीं हो पाता है तो 13 मई तक आप पेमेंट कर पाएंगे, और 14 मई से 23 मई के बीच में आप मॉडिफाई कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ALP की ये पोस्ट है, लेवल 2 की ये जॉब है। 19,900 आपका इनिशियल पे होगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 चलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2025 को 18 से 30 साल तक केवल इन्होंने लिया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9,970, जो कि पहले ही रेलवे ने बता दिया था, तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अब इसमें आगे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं इस फाइनल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है, जो लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उससे पहले तक आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। और एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। फिर इन्होंने बताया है कि आप केवल एक RRB को ही आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म, और दूसरी चीज़ कि एक कैंडिडेट केवल एक एप्लीकेशन ही भर पाएगा। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इन्होंने क्या बताया है आगे, देखिए कि मेडिकल फिटनेस जो कि है कि अगर आप फुली फिट हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरिए, अदरवाइज इन्होंने साफ साफ बोल्ड लेटर्स में बता दिया है, कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी ऑल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको रेलवे विभाग में कोई और पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो फुली फिट कैंडिडेट इनको चाहिए। अब एज 18 से 30 साल, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, आप सबको इन्होंने बताया था, तो ये पैरा 5.1 में है, रिलैक्सेशन से रिलेटेड इन्होंने उसमें बताया हुआ है सब। फिर अगले पे ये क्या कह रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ RRBs में कैंडिडेट कैन चूज़ ओनली 1 RRB। ठीक है दोस्तों, तो आप केवल एक RRB को चुन सकते हैं, एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ रेलवे जोन्स नोटिफाइड अंडर दैट चूजन RRB ओनली। तो एक ही RRB में आप फॉर्म भर पाएंगे, एक से ज़्यादा RRB में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। तो आपका जो मोबाइल नंबर हो वो एक्टिव होना चाहिए, और ईमेल आईडी आप भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी कम्युनिकेशन हो उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको पहुंचाया जाए। अब आपको ये ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करना है और इसमें क्या क्या है वो सब आगे इन्होंने बताया है। अब आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपको समय समय पर इससे संबंधित सूचना मिलती रहे, और वैलिड आपको OTP तक ही आ जाए। फिर आपका ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। जिनका पहले से अकाउंट रेलवे में क्रिएट है तो उनको कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई नाउ सेक्शन पे जाकर आपको वहाँ से अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने बताया है कि हमेशा की तरह रेलवे में 1/3 नेगेटिव आपका रहेगा। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 में। ठीक है, 2 चरण में परीक्षाएं होंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1 एंड CBT 2। और जो साइको होता है आपका CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं क्या कुछ
रेलवे ने बताया है। अब जैसे जो लोग एक से अधिक आरआरबी में अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस ईयर विल बी समराइजली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी। तो इसलिए आप सबको ध्यान देना है कि केवल एक ही आरआरबी से आपको फॉर्म भरना है। तो भरने से पहले आप अपना सारी जो सीट्स हैं कहाँ पे कैसी हैं उसको आप देख लें। फिर ये आगे बता रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ नॉट ओल्डर दैन 2 मंथ, 2 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वैकेंसीज़ आरआरबी वाइज और जोन वाइज नीचे दी गई हैं एनेक्चर बी में, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, इनको A1 का मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो आपका विज़न 6/6 का होना चाहिए, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि ALP में आपको विज़न बहुत अच्छा चाहिए और कोई भी कलर ब्लाइंडनेस या विज़न ब्लाइंडनेस और इस तरह की नाइट विज़न या जो भी आपको विज़न से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी करा रखी है जैसे लेसिक सर्जरी, तो आप इसके लिए सूटेबल नहीं हैं और आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। बाकी आगे का क्या क्राइटेरिया है, आपकी नेशनैलिटी, या तो आप इंडिया के नागरिक हों, या तो नेपाल के हों, या तो भूटान के हों, और तिब्बतिन रिफ्यूजी। तो इन सब जगहों के अगर आप नागरिक हैं तो ही यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इन्होंने साफ साफ बता दिया है, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2025 को। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या कुछ इन्होंने बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है, OBC NCL के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं UR और EWS उनको 3 साल की छूट दी गई है। फिर आपके एक्स सर्विसमैन OBC NCL में 6 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन SC एंड ST में 8 साल की छूट दी गई है। फिर जैसे कोई जो एम्प्लॉई हैं सर्विंग ग्रुप C हैं और ग्रुप D में रेलवे स्टाफ हैं विथ मिनिमम 3 ईयर, तो उनके लिए क्या है, UR और OBC 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, OBC NCL में 43 साल तक, SC ST में 45 साल तक, ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने क्या बताया, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 साल तक, OBC में आपके 38 साल तक, और SC कैटेगरी में फीमेल्स को 40 साल तक। ये आपका एज लिमिट जहाँ पे छूट मिली है वो बताया गया है। फिर अब आपका बताया है कि जिन्होंने कोई अप्रेंटिस किया हुआ है उनके लिए क्या है, UR और EWS आपका 35 साल, OBC NCL 38 साल, SC ST 40 साल, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया है साफ साफ कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना चाहिए। मतलब 2/7/1995 से लेकर आपका 2/7/1992, इसके बीच में ही अगर जिस अभ्यर्थी का जन्म हुआ है अलग अलग में, जैसे यहाँ पे UR के लिए 95 दिया है, OBC के लिए 92 दिया है, SC ST के लिए 90 दिया है, मतलब सभी अभ्यर्थियों का 1 जुलाई 2025 को 18 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने बताया है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 500 रुपीज़ रहेगी, और CBT 1 जब आप दे दोगे तो ₹400 आपके रिफ़ंड हो जाते हैं। फिर जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी या OBC जो एक होता है EWS, तो इन सब का 250 रुपये फ़ीस रखा गया है, आप ये भी देख सकते हैं। और जो भी CBT 1 अटेंड करेगा तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। अब ये जो आपका फ़ी पेमेंट है केवल ऑनलाइन मोड से होगा, ऑफलाइन मोड से नहीं होगा, आप सब जानते ही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, CBT 1 होगा, आप सब जानते हैं, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका साइको होगा जिसको CBAT भी कहते हैं, फिर आपका DV होगा, देन आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब CBT 1 में क्या क्या है, तो ये बता रहे हैं कि आपका जो CBT 1 होगा 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, सब 1 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव आपकी 1/3 नेगेटिव रहेगी। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा जब अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होंगे, और मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया है UR और EWS के लिए 40%, ठीक है दोस्तों। तो UR और EWS के लिए इन्होंने 40% दिया है, OBC NCL के लिए 30% दिया है, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ठीक है।
अब इसका सिलेबस क्या है, इसमें आपका मैथ्स आएगा, ठीक है, फिर रीजनिंग आएगी जिसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं, जनरल साइंस आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। अब CBT 2 में आप जब पहुंच जाएंगे जो कैंडिडेट्स, तो CBT 2 में आप सब जानते हैं इसमें 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में आपके 90 मिनट में मतलब 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में आपके 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी आपका ट्रेड थ्योरी का होता है जो केवल पासिंग होता है, आपकी मेरिट पार्ट ए से बनती है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो बताया है इन्होंने कि आपको 40% नंबर लाने हो, BC NCL में 30%, SC में 30%, ST में 25%। फिर इन्होंने साफ साफ बता दिया है बोल्ड लेटर्स में, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपको केवल 35% मार्क्स लाने हैं सभी आपके कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब पार्ट ए का क्या सिलेबस है, तो पार्ट ए का सिलेबस आपका जो CBT 2 में रहेगा, मैथ्स आता है, फिर आपकी रीजनिंग आती है, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पहले आपका 2019 तक GS के 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2004 की वैकेंसी में भी इन्होंने GS हटा दिया और इस वैकेंसी में भी GS का कोई जिक्र नहीं है। सिलेबस जो आपका पार्ट बी का है वो बताया है कि आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा और 35% मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी या कम्युनिटी। तो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 35% मार्क्स पार्ट बी में लाना अनिवार्य है। अब आपके पार्ट बी में अलग अलग ट्रेड्स हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और उनसे रिलेटेड ट्रेड हैं, तो आप ये सब ट्रेड ले सकते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि आपको CBAT जो कि साइको होता है उसमें 8 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, आप सब जानते होंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपका 70% ऑफ पार्ट ए ऑफ CBT 2 और 30% वेटेज होता है CBAT मतलब साइको का। साइको में जो आप नंबर ले आएंगे उसका 30% वेटेज होगा फाइनल मेरिट में और 70% वेटेज आपका होगा जो CBT 2 की पार्ट ए वाला जो पोर्शन है उसमें आप जितने भी मार्क्स लाएंगे तो फाइनल मेरिट में उसका 70% वेटेज काउंट होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए हैं इस पेज पर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पोस्ट वाइज पैरामीटर्स क्या है। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब है, लेवल आपका 2 है, 19,900 आपका पे है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इनको चाहिए और सूटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क मतलब जो PWD जो कुछ अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए ये नॉट सूटेबल है, मतलब उनके लिए ये जॉब नहीं है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन या ITI हो या तो फिर मैट्रिकुलेशन के साथ आप कोई अप्रेंटिस किए हों या तो फिर मैट्रिकुलेशन के साथ आप डिग्री या डिप्लोमा मतलब इंजीनियरिंग, जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं या जिनके पास डिग्री है वो भी एक्सेप्टेबल हैं। इन्होंने नोट में लिख भी दिया है डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं जो कि हर किसी को जानना है। तो जोन वाइज वैकेंसीज़ आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अहमदाबाद से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने सेट किया है। अहमदाबाद में टोटल आपकी 497 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 497 हैं। फिर आपका अजमेर में 679 वैकेंसीज़ हैं। फिर आपका इलाहाबाद में आपका देखिए ये अजमेर में 2 हैं, तो 2 जोन में मतलब ये जो अलग अलग जोन बांट दिया जाता है, एक में 679 है, एक में 141 है। फिर आपका इलाहाबाद में एक में आपका NR में 80 वैकेंसीज़ हैं और जो आपका NCR है वहाँ पे 504 है। फिर आपका भोपाल में 46 और 618, भुवनेश्वर में 928, बिलासपुर में 568, चंडीगढ़ में 433, चेन्नई में 362, गोरखपुर में 100 वैकेंसीज़, गुवाहाटी में 30, जम्मू एंड श्रीनगर में 8, कोलकाता में आपके 2 डिवीज़न हैं तो यहाँ पे 262 और 458। फिर मालदा में आपका 2 डिवीज़न है तो यहाँ पे 410 और 24। मुंबई में आपके 3 डिवीज़न है तो 22, 376, 342। मुजफ्फरपुर में 89 वैकेंसीज़, पटना में 33 वैकेंसीज़। फिर आपका रांची में 2 डिवीज़न है तो 578 एंड 635 इतनी वैकेंसी। सिकंदराबाद में भी आपका 2 डिवीज़न है 967, 533। सिलीगुड़ी में 95 वैकेंसीज़,
तिरुवनंतपुरम में 148। तो आपके टोटल 9,970 वैकेंसीज़ हैं जो कि इन्होंने आपका कैटेगरी वाइज भी दे दिया है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट भी दे दी है। तो टोटल आपकी इतनी पोस्टें हो गई दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतना जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 9,970 सीट्स पे वैकेंसी आ चुकी है, आप सब अपनी तैयारियों में लग जाइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको पल पल की खबर मिल सके। अब इसका जो डिटेल्ड सिलेबस होगा CBT 1 के लिए, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।